12। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपका वो काव्य समाप्त हो गया है, बनारस और दिशा। अब आ गए हम अपने अगले काव्य की ओर। यह है एक कम। विष्णु खरे द्वारा रचित यह काव्य एक कम आज़ादी के बाद जो जीवन शैली हो गई थी उस पर आधारित यह काव्य है। परंतु पहले हम विष्णु खरे कवि परिचय को पढ़ेंगे। जन्म सन 1940। सन 1940 में प्रसिद्ध लेखक विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में 1963 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। तो विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? छिंदवाड़ा में हुआ 1940 में मध्य प्रदेश में। क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई करी और अंग्रेजी साहित्य में मतलब इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने एमए किया। 1962 और 63 में दैनिक इंदौर समाचार में उपसंपादक रहे। तो इन्होंने उपसंपादक का कार्य भी किया था। 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश में दिल्ली में महाविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। इस बीच 1966 से 67 में लघु पत्रिका व्यास का संपादन भी किया। ये काफ़ी छोटी पत्रिका है, इसीलिए इसका नाम व्यास रखा। तत्पश्चात 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्यक्रम पद पर ये पदासीन रहे। मतलब उप सचिव का कार्य भी, उप संपादक का कार्य संभाला, उप सचिव का कार्य संभाला। 1985 में इन्होंने नव भारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य किया। तो अब ये प्रभारी कार्यकारी संपादक बन गए किसमें? नव भारत टाइम्स में। तो ये हमारे न्यूज़पेपर का नाम है नव भारत टाइम्स। आपको मालूम है समाचार पत्र प्रभारी कार्यकारी संपादक का कार्य इन्होंने संभाला। बीच में लखनऊ संस्करण तथा रविवार नव भारत टाइम्स और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादन का कार्य इन्होंने किया। 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय में 2 वर्ष ये वरिष्ठ अध्येता के रूप में रहे। वर्तमान समय में उन्होंने स्वतंत्र लेखक तथा अनुवाद कार्य में वो लीन रहे। विविध रूप में लेखन प्रकाशन आरंभ 1956 से उनका लेखन आरंभ हुआ। तो कई स्थानों में उन्होंने संपादक, उपसंपादक, प्रभारी कार्यकारी के रूप में इन्होंने कार्य किया। अब इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के जो पुस्तकालय है, संग्रहालय, वहाँ पे भी उन्होंने काम किया। अब जो है वो उनका जो लेखन प्रकाशन है जो 1956 से आरंभ हुआ था उसके बारे में आपको बताया गया है कि पहला प्रकाशन T.S. इलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में। सबसे पहला प्रकाशन उन्होंने क्या किया था? T.S. इलियट का अनुवाद जो कि मरु प्रदेश और अन्य कविताओं के रूप में किया था 1960 में। दूसरा कविता संग्रह है एक गैर रूमानी समय में 1970। तीसरा संग्रह खुद अपनी आँख से 1978 में। चौथा सबकी आवाज़ के पर्दे में 1994 में। पांचवा पिछला बाकी तथा छठा काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुआ। तो पांचवा उन्होंने क्या किया था? पिछला बाकी तथा छठा काल उन्होंने और अवधि के दरमियान प्रकाशित किया था। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित भी की थी। उन्होंने कब की थी? एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब जिसमें आलोचनाएं देखने को मिलती हैं। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया था। उन्होंने विदेशी कविताओं को हिंदी में भी अनुवाद किया था। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज से सम्मानित किया गया था। तो ये उनको सम्मान दिया गया था, पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान आदि, हिंदी अकादमी, दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिल चुका है उनको। इन कविताओं में भाषा के मध्य में अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर को अभिव्यक्ति दी गई। तो इन कविताओं में उन्होंने अपने भाषा के माध्यम से जो अभ्यस्त जड़ता है हमारे समाज में, जड़ है जो, या अमानवीय स्थिति है जो अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं, इसके विरुद्ध उन्होंने बहुत नैतिक ढंग से, नैतिक स्वर में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति इन काव्यों में की थी। ठीक है, अब आ जाते हैं एक कम पाठ का परिचय।
एक कम पाठ परिचय कराऊंगी, कल काव्य में आपको करा दूंगी। एक कम कविता समाज के वंचित वर्ग को निराशा एवं जीवन संघर्ष का वर्णन करती है। आज़ादी हासिल करने के बाद जब सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी, तो पूरे देश का ये कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। तो जैसा कि सोचा गया था स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा कि आज़ादी के बाद हमारा देश जैसा होगा वैसा हमारा देश हुआ नहीं। तो जब हमारा देश वैसा हुआ नहीं तो कारण क्या है, इसको हमारे लेखक ने कविता के रूप में दर्शाया है। ठीक है, यहाँ पे आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जो जनता है उनका मोह भंग हो गया। आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचातान ने ले लिया। तो आज़ादी के बाद देश में भाईचारा समाप्त होने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। तो स्वार्थ में लोग जो है वो एक दूसरे का गला काटने लगे, एक दूसरे को धोखा देने लगे, तो स्वार्थपरकता का माहौल बनने लग गया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी हाथ फैलाने के लिए विवश ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है। तो लेखक तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने आप को बहुत असमर्थ पाता है। असमर्थ पाकर वो अपने आप को एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ फैलाने के सामने खड़ा महसूस करता है और अपनी सहानुभूति को उस ईमानदार व्यक्ति के प्रति प्रकट कर उसकी कहानी को अपने काव्य में लिखता है। कुछ न करने की स्थिति जो है उसमें होने के कारण वंचित वर्ग प्रगति की दौड़ में लगे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहते। तो जो लोग बहुत अत्यंत गरीब होते हैं, वो जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, जो कंपटीशन में लगे हुए, जो आगे बढ़ने की दौड़ में लगे हुए हैं, वहाँ पे उन गरीब लोगों का कोई कार्य नहीं, तो वो अपने बारे में बताते हैं। वो गरीब लोगों के बारे में लेखक हमें कह रहे हैं कि वह इस दौड़ में शामिल नहीं है, इसीलिए वह कम से कम एक उस व्यक्ति से तो कम है जो उसके रास्ते का व्यवधान तो कम कर ही सकता है। मतलब वो व्यक्ति एक कम है आपके उस कंपटीशन में, जिस कंपटीशन में आप आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, जो कि वह करता है। और यह कविता का संदेश भी है। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। और सत्य कविता जो उन्होंने लिखी है, इसमें महाभारत के कुछ पौराणिक संदर्भ के पात्र मिलेंगे और इसके द्वारा जीवन की सच्चाई को स्पष्ट रूप से बताने की बहुत अच्छी कोशिश की है विष्णु खरे ने, कि सच्चाई को हम पाना तो चाहते हैं, परंतु सच्चाई पाने के लिए उस रास्ते पे हम चलना नहीं चाहते। तो काव्य की शुरुआत मैं कल करूँगी। आज मैंने आपको पाठ परिचय और लेखक परिचय दे दिया, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।